उसमें भी है ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। अगर आपको इस नोट्स में ये क्वेश्चन आपको सही से विजिबल नहीं है तो आप ये वाला नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं। ये वाले नोट्स में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। सो नो, सो हियर एज आई सेड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीथ। जब भी कोई गियर का नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया रहता ना, तो फर्स्ट उसके नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे गियर डी और गियर ई का नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया हुआ है, तो उसके पहले नंबर ऑफ टीथ फाइंड करेंगे। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, गियर डी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये डायग्राम यूज़ करता हूँ और रेडियस का फार्मूला यूज़ करता हूँ। रेडियस का फार्मूला हम लास्ट प्रॉब्लम में भी किए हैं, लास्ट प्रॉब्लम में हम यूज़ किए हैं ये फार्मूला R=mt/2। ये फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ गियर डी के फाइंड करना है। ये डायग्राम यूज़ करता हूँ और रेडियस का फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे रेडियस मुझे क्या करना है, गियर डी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। यहाँ से ये गियर डी तक, ये जो है नी, ये जो है गियर डी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये गियर डी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक गियर डी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी यहाँ पे देखो आर डी करके लिखता हूँ मैं, आर डी। ओके, तो उससे अच्छा मैं एक सेपरेट पेपर में इसको मैं लिखता हूँ पहले, आर डी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है आर डी होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना रेडियस ऑफ गियर डी होगा। तो मैं ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ को मैं स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ बोले तो, गियर ए का रेडियस यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट गियर बी का रेडियस यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट गियर सी का रेडियस यूज़ करता हूँ। आर डी इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस को मैं स्प्लिट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आर ए होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है नी गियर बी का रेडियस है। ये गियर बी है ये। तो यहाँ से यहाँ तक उस गियर बी का रेडियस होगा, तो प्लस आर बी, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो है नी, ये गियर सी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक गियर सी का रेडियस है, तो प्लस आर सी। तो मुझे डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक गियर डी का रेडियस होगा, आर डी लिखा मैं। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट का, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर ए, यहाँ से यहाँ आर बी, और यहाँ से यहाँ आर सी, यहाँ से आर सी। तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो अभी क्या करना, इतना लिखने के बाद ये जो रेडियस टर्म्स को जो है नहीं आपको नंबर ऑफ टीथ में कन्वर्ट करना है। मतलब जब सभी गियर का मॉड्यूल सेम करके आप लिए हैं, तो आपको जहाँ पे रेडियस टर्म है वहाँ पे नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस कर दो डायरेक्टली। आपको वो फार्मूला रेडियस का फार्मूला डाल के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप नंबर ऑफ टीथ लिख सकते हैं जब सभी गियर का मॉड्यूल सेम रहा तो ऐसे डायरेक्ट आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही किया है। नोट्स में देखो, नोट्स में क्या किया है, रेडियस का फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, सभी सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको एंड में मैं जो यहाँ पे ये पेपर में लिखा था टी डी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, टी डी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी। Now you substitute the values of TA, TB and TC. TA is 12, TB is 30, TC is 14. Now simplify, you will get the value of TD is equal to 56. So this is the number of teeth of gear D or wheel D. Next, we shall find out the number of teeth on wheel E. Okay, so for this, to find out the number of teeth on wheel E, again I will make use of this diagram. यहाँ पे मैं ये डायग्राम को यूज़ करता हूँ और रेडियस का फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे गियर ई के नंबर ऑफ टीथ चाहिए।
तो मैं यहाँ से सेंटर से, हमेशा सेंटर से आपको कौन से गियर का चाहिए, गियर ई का चाहिए। तो यहाँ से गियर ई तक, यहाँ से यहाँ तक गियर ई तक, ये जो डिस्टेंस होगा गियर ई का रेडियस होगा। यहाँ पे देखो गियर ये है, ये वाला बाहर वाला आउटसाइड, तो वो गियर ई है। तो यहाँ से सेंटर से ये लास्ट तक ये जो डिस्टेंस होगा गियर ई का रेडियस होगा आर ई। ओके, तो अभी देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब गियर ई का रेडियस को मैं स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ बोले तो गियर ए का रेडियस यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट गियर बी का रेडियस यूज़ करता हूँ। ओके, कैसे बोले तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करता हूँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आर ए होगा, आर ए मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये डिस्टेंस जो है ना गियर ए का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है गियर ए का रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हम। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ मैं, तो ये जो डिस्टेंस जो है ना गियर बी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना गियर बी का रेडियस है, सो प्लस आर बी। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए आप। नेक्स्ट यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये गियर बी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये गियर बी का रेडियस है। सो अगेन प्लस आर बी। ओके, यहाँ देखो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आर ई होगा, आर ई को मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आर ए, ओके, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आर बी, ओके, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आर बी, मतलब आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी और मैं सिंपल में लिखना चाहता हूँ इसको, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस टू आर बी। तो अभी यहाँ पे मॉड्यूल सभी गियर का सेम है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रेडियस को नंबर ऑफ टीथ में रिप्लेस करता हूँ। टी ई इज इक्वल टू टी ए प्लस टू टी बी। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आर ई इज इक्वल टू आर ए प्लस टू आर बी। यहाँ पे देखो आर ई इज इक्वल टू आर ए प्लस टू आर बी। ओके, तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे ये दो स्टेप क्या किए हैं, रेडियस का फॉर्मूला यूज़ किया, मतलब आर इज इक्वल टू एम टी बाई टू सब्स्टिट्यूट किया। ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टी ई इज इक्वल टू टी ए प्लस टू टी बी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा हूँ वही, जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे टी टी करके लिखा हूँ, जब मॉड्यूल सेम रहा तो। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन मिल गया हमको, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा हूँ ना वही यहाँ पे लिखा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी क्या करना है, नंबर ऑफ टीथ सब्स्टिट्यूट करो। टी का तो मालूम नहीं है, टी ए का 12 करके मालूम है। ओके, प्लस 2 इंटू टी बी, टी बी का वैल्यू है 30, 2 इंटू 30। सो सिंप्लीफाई करने के बाद टी का वैल्यू कितना होगा, 72 होगा। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील विल बी 72। ओके, सो नेक्स्ट अभी क्या करना है, एक्चुअली हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओपी फाइंड करना है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील ई फाइंड करना है। तो एंगुलर वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए आपको पहले स्पीड ऑफ आर्म फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओपी का फाइंड करने के लिए पहले आपको स्पीड ऑफ आर्म फाइंड करना है। सिमिलरली आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील ई का फाइंड करने के लिए पहले आपको स्पीड ऑफ व्हील ई फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैबुलर कॉलम यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं टैबुलर कॉलम यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो, तो एज यूजुअल सो नेक्स्ट आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है एज वी डिड इन द प्रीवियस केसेस। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द टैबुलर कॉलम। फर्स्ट यहाँ पे सीरियल नंबर और स्टेप नंबर यहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, और यहाँ पे आपको स्टेप नंबर सीरियल नंबर लिखना होगा। नेक्स्ट जो है कंडीशन ऑफ मोशन, नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट आपको
लिखना है और सब कॉलम बनाना है। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं देखेंगे। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में कितने एलिमेंट्स मतलब कितने पार्ट्स है देखेंगे। गियर ए 1, गियर बी 2, गियर सी 3, गियर डी 4, गियर डी 5, ओके, एंड दिस आर्म 6। बट यहाँ पे 6 नहीं हो सकते, 5 हो सकते हैं। क्यों बोले तो गियर बी और गियर सी यानी कंपाउंड गियर्स है, मतलब दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हो गए, मतलब 5 सब कॉलम्स बनाना होगा। और एक बार बताता हूँ आपको, गियर ए 1, गियर बी और सी 2, बिकॉज बोथ द गियर्स आर कंपाउंड गियर्स। ये दोनों गियर्स को मैं एक ही कॉलम बनाता हूँ बिकॉज बोथ आर कंपाउंड गियर्स। 2 हो गए। नेक्स्ट गियर डी 3, नेक्स्ट गियर ई 4 एंड दिस आर्म 5। सो टोटल 5 सब कॉलम्स। आपको रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में 5 सब कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फर्स्ट ऑलवेज इन द फर्स्ट सब कॉलम यू हैव टू राइट द आर्म OP। नेक्स्ट आर्म के बाद यहाँ पे पहले आपको गियर ट्रेन में ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल गियर है या नहीं। यहाँ पे देखो 2 इंटरनल गियर हैं, D और E, ओके। 2 इंटरनल गियर हैं बोले तो आर्म के बाद आपको सबसे बड़ा गियर लिखना होगा। आर्म के बाद सबसे बड़ा गियर जो है गियर E है। आप नंबर ऑफ टीथ देखेंगे सभी गियर के, तो नंबर ऑफ टीथ गियर E के ज़्यादा है, तो ये गियर E लार्जर हो गया, सबसे बड़ा गियर जो है गियर E हो गया। तो आर्म के बाद आपको गियर E लिखना पड़ेगा। आर्म के बाद गियर E लिखे, ओके। नेक्स्ट जो है नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि गियर E किसके साथ मैच हो रहा है। गियर E किसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो गियर E किसके साथ मैच हो रहा है, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे देखो गियर E, यहाँ पे देखो गियर E ये वाला, यहाँ पे देखो गियर E गियर B के साथ मैच हो रहा है। ये जो गियर E है यहाँ पे देखो आप, गियर E B के साथ मैच हो रहा है, और B और C को हम एक ही कॉलम बनाए सो है बिकॉज बोथ आर कंपाउंड गियर्स। तो नेक्स्ट कॉलम में जो है नहीं आपको कंपाउंड गियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि गियर E जो है नहीं गियर B के साथ मैच हो रहा है। गियर B और C कंपाउंड गियर्स है। सो नेक्स्ट कॉलम में जो है नहीं आपको यहाँ पे कंपाउंड गियर BC करके लिखना है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट टेबुलर कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर B और C है, ये दोनों गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे देखो गियर B जो है ना A के साथ मैच हो रहा है, तो आप नेक्स्ट जो कॉलम में है नहीं B एक गियर, कंपाउंड गियर के बाद यहाँ पे गियर A भी लिख सकते हैं, नहीं तो गियर C किसके साथ मैच हो रहा है उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो गियर C जो है नहीं गियर D के साथ मैच हो रहा है। गियर C जो है नहीं, ये जो गियर C यहाँ पे देखो ये गियर D यहाँ पे गियर D के साथ मैच हो रहा है। गियर C यहाँ पे 2 कंपाउंड गियर्स है B और C। कंपाउंड गियर B A के साथ मैच हो रहा है, कंपाउंड गियर C D के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे कॉलम में कंपाउंड गियर के बाद आप जो है नहीं ये भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं। क्यों बोले तो कंपाउंड गियर ए के साथ भी मैच हो रहा है और डी के साथ भी मैच हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कंपाउंड गियर लिखे, कंपाउंड गियर के बाद यहाँ पे कौन सा गियर लिखना है बोले तो कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर्स 2 हैं B और C। B A के साथ मैच हो रहा है, C D के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम में कंपाउंड गियर के बाद आप गियर A भी लिख सकते हैं या गियर D भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज B और C जो है नहीं A के साथ भी मैच हो रहा है, D के साथ भी मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉलम में कंपाउंड गियर के बाद गियर D करके लिया हूँ। ठीक है, आप चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है नहीं, नेक्स्ट कंपाउंड गियर और एक गियर के साथ मैच हो रहा है। ये जो यहाँ पे D लिखे हैं ये गियर जो है ना C के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D जो है ना C के साथ मैच हो रहा है, ये होगा। नेक्स्ट और एक कंपाउंड गियर B जो है ना A के साथ मैच हो रहा है, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है यहाँ पे लास्ट में।
गियर डी जो है ये कंपाउंड गियर में 2 गियर है बी और सी डी के साथ मैच हो रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट बी जो ए के साथ मैच हो रहा है उसको और नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी गियर ए गियर डी के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, ओके। बी गियर ए के साथ मैच हो रहा है। आप यहाँ पे कंपाउंड गियर के बाद डी लिखे हैं और डी लिखे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट बी जो ए के साथ मैच हो रहा है, बी जो ए के साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, नहीं तो आप ये इधर भी लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया और ये जो कॉलम्स है स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लिखना है, सेम कंडीशंस। आर्म इज फिक्स्ड, आर्म ओपी इज फिक्स्ड एंड ओपी आर्म के बाद कौन सा गियर है, गियर ई, सो इसको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है। एंड गियर ई मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आर्म के बाद जो गियर रहता है उसको +1 रेवोल्यूशन देना है। यहाँ पे देखो गियर ई मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। सो ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये कॉलम्स फिल करना है। तो यहाँ पे देखो आर्म का फिल करेंगे, यहाँ पे देखो आर्म ओपी इज फिक्स्ड करके लिखे हैं आप, तो उसके हिसाब से आर्म का स्पीड होगा 0। नेक्स्ट गियर ई का लिखना है, गियर ई का स्पीड लिखना है। तो ये यहाँ पे कंडीशन रीड करो, गियर ई मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे गियर ई का स्पीड कितना होगा, +1, यहाँ पे +1 लिख दो, ओके। नेक्स्ट आपको कंपाउंड गियर बी सी का स्पीड लिखना है। तो यहाँ पे कंपाउंड गियर बी सी का स्पीड लिखने के लिए जो है यहाँ पे प्रीवियस कॉलम में कौन सा गियर लिखे आप, ई लिखे सो है, तो ई गियर कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रीवियस कॉलम कंपाउंड गियर से पहले कौन सा गियर लिखे, ई, तो ये गियर ई किसके साथ, कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो गियर ई, यहाँ पे ये गियर ई जो है कंपाउंड गियर बी के साथ मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है ये कंपाउंड गियर। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कंपाउंड गियर से पहले कौन सा गियर लिखे आप, ई, तो गियर ई कौन से कंपाउंड गियर के साथ, बी या सी के साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो ये ई जो है गियर कंपाउंड गियर बी के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। तो कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, गियर ई और गियर बी मैच हो रहे करके कंसिडर करते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर से पहले गियर ई का कॉलम है, ठीक है। तो गियर ई कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है, गियर ई जो है गियर बी के साथ मैच हो रहा है। तो कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है हम क्या कंसिडर करते हैं, गियर ई और गियर बी मैच हो रहे करके कंसिडर करते हैं, गियर ई और गियर बी मैच हो रहे करके कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, गियर ई के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बी जो है ई के साथ मैच हो रहा है, ओके। मतलब हम बी और ई मैच हो रहा है कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ई के उसके न्यूमरेटर में लिखना है, टी ई न्यूमरेटर में लिखे। अब कौन से गियर के स्पीड लिख रहे हैं, कंपाउंड गियर का स्पीड लिख रहे हैं, मगर हम यहाँ पे क्या कंसिडर किए, बी और ई मैच हो रहे करके कंसिडर करें। तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे हम क्या कंसिडर किए हैं, गियर बी और ई मैच हो रहे करके कंसिडर किए हैं। आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, कंपाउंड गियर का स्पीड लिख रहे हैं। यहाँ पे कंपाउंड गियर में 2 गियर्स है, मगर आप कंसिडर क्या किए, आप बी और ई मैच हो रहा है करके कंसिडर किए, इसलिए नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी उसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके। इनटू गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया, गियर ई के साथ मैच हो रहा है करके, तो इसका मैग्नीट्यूड, ए गियर का मैग्नीट्यूड जो है 1, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया। नेक्स्ट गियर डी का स्पीड लिखने के लिए गियर डी किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में गियर डी, यहाँ पे ये गियर डी जो है किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी के साथ मैच हो रहा है गियर डी जो है ना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट हियर, दिस प्लस साइन, यहाँ पे भूल गया मैं ये प्लस साइन के बारे में एक्सप्लेन करना। ये प्लस साइन कैसे आया बोले तो यहाँ पे देखो हम ये स्पीड लिखने के लिए क्या कंसिडर किए, बी और ई मैच हो रहा है करके कंसिडर किया। यहाँ पे बी और ई कैसे मैच हो रहा है वो देखो पहले।
ये ई है, ये बी है। बी जो है एक्सटर्नल गियर है, ई जो है इंटरनल गियर है। जब एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल गियर मैश हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ई का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले आए हैं, ई का डायरेक्शन पॉजिटिव ले आए, तो बी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि गियर बी और ई जो है ना इंटरनली मैश हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे गियर ई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो गियर बी भी एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेगा, दोनों के डायरेक्शन सेम रहेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट गियर डी का स्पीड लिखना है। गियर डी किसके साथ मैश हो रहा है? देखो गियर डी, ये गियर डी है, गियर डी सी के साथ मैश हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ टीथ जो है ना न्यूमरेटर में लिखना है। यहाँ पे स्पीड लिखते वक्त गियर डी जो है ना सी के साथ मैश हो रहा है, गियर डी जो है ना सी के साथ मैश हो रहा है, तो इस सी के नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखो। कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं आप? डी का लिख रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो। इनटू गियर डी किसके साथ मैश हो रहा है? गियर सी के साथ मैश हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, गियर सी का मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ये जो मैग्नीट्यूड जो है या ये जो कॉलम है गियर बी और सी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो गियर सी का आपको मैग्नीट्यूड लिखना है बोले तो भी आपको यही कंसिडर करना है, तो ये वाला मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। TE/TB इंटू 1। मैग्नीट्यूड बोले तो ये साइन छोड़ के, मैग्नीट्यूड बोले तो ये प्लस माइनस छोड़ के जो भी रहता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अभी देखो यहाँ पे साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है। डी और सी, डी किसके साथ मैच हो रहा है? यहाँ पे देखो डी सी के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों कैसे मैच हो रहे हैं? डी और सी इंटरनली मैच हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर सी के टीथ एक्सटर्नल है, गियर डी के टीथ इंटरनल है, मतलब one gear is internal and one gear is external. When one gear is internal and one gear is external, then if both the gears are meshing, then the direction of both the gears will be same. यहाँ पे क्या किया आप? दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। गियर डी, यहाँ पे और एक बार बता रहा हूँ, गियर डी और गियर सी दोनों इंटरनली मैश हो रहे हैं, मतलब ये सी का टीथ बाहर है, गियर का टीथ अंदर है, तो जब ऐसे गियर्स जब मैश होते हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। यहाँ पे देखो सी का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लें, यहाँ पे बताता हूँ कॉलम में। सी का जो डायरेक्शन है प्लस करके लिए, तो जो डी का भी डायरेक्शन प्लस ही होगा, बिकॉज डी एंड सी आर मैशिंग इंटरनली। ओके, तो इतना होगा। नेक्स्ट गियर ए का स्पीड लिखने के लिए गियर ए किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखो। गियर ए यहाँ पे है, गियर ए बी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर ए जो है ना गियर बी के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो गियर बी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो, गियर बी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो। गियर ए जो है ना गियर बी के साथ मैच हो रहा है, गियर बी के साथ मैच हो रहा है, तो गियर बी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो। आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं? ए का लिख रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो। ओके, इनटू गियर ए किसके साथ मैच हो रहा है? बी के साथ मैच हो रहा है, तो बी का मैग्नीट्यूड ये वाला, ये मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये साइन छोड़ के जो भी वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस करके लिया हुआ है। माइनस क्यों बोले तो गियर ए और गियर बी एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गियर ए और गियर बी दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी गियर बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिए हुए हैं। क्यों बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बी का डायरेक्शन प्लस करके लिए। गियर बी का डायरेक्शन प्लस बोले तो गियर बी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, और गियर बी और गियर ए एक्सटर्नली मैश हो रहा है, तो गियर बी का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो गियर ए का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा क्लॉकवाइज। जब गियर ए का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना तो उसका साइन होगा माइनस, सो गियर ए का साइन होगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे देखो गियर ए क्लॉकवाइज घूमेगा अभी। क्यों बोले तो गियर बी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ओके, तो इतना होगा फर्स्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है? आर्म ओपी इज फिक्स्ड एंड सेम कंडीशन लिखना है, जहाँ पे आप +1 लिए थे उसको यहाँ पे +x से रिप्लेस करना है।
यहाँ पे भी वैसे ही, जहाँ जहाँ पे आपको ऊपर के रोज में 1 1 करके दिख रहा है, वहाँ पे x करके रिप्लेस कर दो। 0 0 एज इट इज, +1 + x, टी बाई टी बी इंटू 1, टी बाई टी बी इंटू एक्स। यहाँ पे देखो टी सी बाई टी डी इंटू टी ई बाई टी बी है, ये टी बी है, ओके, इंटू 1 टी सी, यहाँ पे देखो टी सी बाई टी डी इंटू टी ई बाई टी बी इंटू एक्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x। नेक्स्ट यहाँ पे देखो माइनस टी बी बाई टी है इंटू टी ई बाई टी बी इंटू 1 माइनस टी बी बाई टी है, सेम एज इट इज़, यहाँ पे ये 1 के बदले में x लिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इज ऐड +y मोशन टू ऑल एलिमेंट्स, +y 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 +y, ओके, टोटल मोशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो इस सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करना है। सेकेंड रो ये है, थर्ड रो ये है, 0 + y + y, और दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आर्म OP, n OP is equal to y. Next, x plus y, x plus y. So this column will represent the speed of gear E. So n is equal to x plus y. Okay, next, this plus this. यहाँ पे देखो t by tb into x plus y, t by tb into x plus y. Okay, this column will represent the speed of gear B as well as the speed of gear C. Okay, both are having the same speed because these two are B and C are the compound gears. Compound gear means both are mounted on the same shaft. Next, this plus this, यहाँ पे देखो ये वाला this plus this यहाँ पे किया हुआ, this term is this one, plus y is plus y is here. Okay, this column will represent the speed of gear D. Next, this plus this, so this plus this is written here. यहाँ पे देखो ये वाला this प्लस दिस, ये जो टर्म है ये वाला है, प्लस वाई जो है ये वाला है, ओके। यहाँ दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर ए, ओके। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, टी बी कैंसिल हो रहे हैं, ओके। आपको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके और भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, माइनस टी ई बाय टी बी कैंसिल होगा तो क्या होगा, माइनस टी ई बाय टी ए इंटू एक्स, put bracket for this because this y term is separate, okay। so यहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस मिल गए, 5 इक्वेशंस मिल गए, ओके। ये यूज़ करके आपको पहले आपको स्पीड ऑफ आर्म फाइंड करना है, नेक्स्ट स्पीड ऑफ गियर ई फाइंड करना है, देन एंगुलर वेलोसिटीज फाइंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो फ्रॉम टैबुलर कॉलम, from tabular column so now from tabular column, so tabular column के सभी इक्वेशंस यहाँ पे लिखा गए हैं, यहाँ पे ये इक्वेशंस tabular column के इक्वेशंस, ये वाला ये सभी इक्वेशंस जो है ना यहाँ पे लिख के इक्वेशंस नंबर्स दिए हुए हैं, n OP is equal to plus y, n E is equal to x plus y, एन बी और एन सी इज इक्वल टू टी ई बाय टी बी इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। एंड ये सभी जो इक्वेशन जो है ना टैबुलर कॉलम से लिए हुए हैं, ओके। इसको सभी को इक्वेशंस दिए हैं, ये वाला 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, ओके। नेक्स्ट, बट गिवन दैट गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एन ए इज इक्वल टू -1 RPS, एन बी इज इक्वल टू 5 RPS, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन दैट एन ए इज इक्वल टू -1 RPS, एन बी इज इक्वल टू 5 RPS। इसको इक्वेशन 6 करके लिए, इसको इक्वेशन 7 करके लिए। यहाँ पे देखो ये गिवन जो दिए रहते हैं ना, तो वो इक्वेशन और टैबुलर कॉलम के इक्वेशन को कंपेयर करना है, मतलब LHS सेम जो भी है ना उसको कंपेयर करके ये करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो NA का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे भी टैबुलर कॉलम का NA का इक्वेशन लेना है। यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, NA का वैल्यू दिया है, तो टैबुलर कॉलम में भी NA का इक्वेशन लेना है ना। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन के LHS सेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 और 6 लेता हूँ, इक्वेशन 5 और 6 मतलब दोनों के LHS सेम है, तो इक्वेशन 5 और 6 लेता हूँ, तो दोनों के LHS सेम है बोले तो दोनों के राइट हैंड साइड मतलब RHS को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो -1
-1, ये जो -1 है -1, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे देखो -1 इज इक्वल टू टी का वैल्यू 72 है, -72 बाय टी ए का वैल्यू 12 है। ओके, एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाई सेपरेट है, हमको एक्स का वैल्यू मालूम नहीं, वाई का वैल्यू मालूम है, एज इट इज लिखो। नेक्स्ट -1 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करने के बाद -x प्लस वाई, सो दिस इक्वेशन आई विल कॉल एज 8। ओके, यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, NB का वैल्यू दिया है, NB का वैल्यू 5 RPS करके दिया है। यहाँ पे टैबुलर कॉलम में NB का इक्वेशन लो, NB का इक्वेशन जो है नहीं ये वाला ही रहेगा, NB का इक्वेशन जो है नहीं टैबुलर कॉलम से ये वाला रहेगा। इसको और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को कंपेयर करो, बिकॉज दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड्स सेम है। ओके, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है बोले तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड का यहाँ पे देखो इक्वेशन 7 का राइट हैंड साइड जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड ये है t/tb इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये वाला जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नो अब सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, 5 इज इक्वल टू t is 72, tb is 30 इंटू एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने के बाद 2.4 इंटू एक्स, ओके, प्लस वाई, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ हमको स्पीड ऑफ आर्म और स्पीड ऑफ गियर ई फाइंड करने के लिए पहले हमको एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपको दो इक्वेशंस मिले हैं, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। सो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किए तो हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 9, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 0.71, वाई का वैल्यू मिल जाएगा 3.28। ओके, तो आप कैलसी में भी कर सकते हैं, आप नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, स्पीड ऑफ व्हील ई और स्पीड ऑफ आर्म फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील ई फाइंड करने के लिए पहले स्पीड ऑफ व्हील ई फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओपी फाइंड करने के लिए पहले मुझे स्पीड ऑफ आर्म ओपी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ व्हील ई फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन लिया है फ्रॉम टैबुलर कॉलम, फ्रॉम टैबुलर कॉलम एन ई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2, ये जो टैबुलर कॉलम से लिया हुआ है, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप अभी जस्ट नो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज हियर, यू विल गेट द स्पीड ऑफ एन ई। ओके, दैट इज 3.99। ओके, ये होगा स्पीड ऑफ व्हील ई। ओके, सो नेक्स्ट जो है नहीं, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट we shall find out the speed of arm OP. For that from equation 1 यहाँ पे from equation 1 that is NOP is equal to plus y, NOP is equal to plus y, from equation NOP is equal to y. So just now you calculate the value of y, you just substitute here, NOP is equal to 3.28. So this will be the speed of, this is RPS, speed of arm OP. Okay, so now to find out the angular velocity of arm, now angular velocity of arm OP. So we know the formula, that is angular velocity is represented by omega OP is equal to 2 pi n OP. Okay, 2 as it is, pi as it is, n OP, the value of n OP is here, so you substitute here. सो यहाँ पे आपको एन ओमेगा ओपी का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज 20 पॉइंट, व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट दिस मच वैल्यू, 20.65 रेडियन पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
angular velocity of wheel E. Angular velocity of wheel E. So we have the formula, that is omega E is equal to 2 pi n E. Already we have I have discussed about this formula in the beginning only, that is ये formula ओमेगा ई इज इक्वल टू 2 पाई एन ई. ये कैसे आया मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. तो यही फार्मूला है ना, यहाँ पे लिया हूँ. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील ई, ओमेगा ई इज इक्वल टू 2 पाई एन ई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू यहाँ पे एन ई का वैल्यू फाइंड किए थे आप, कितना है 3.99 है. तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 4 RPS करके लेता हूँ. तो यहाँ पे वही 4 यहाँ पे लिया. 4 क्यों लिया बोले तो 3.99 है, 3.99 है. तो ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू 4. तो यहाँ पे मैं इसलिए 3.99 के बदले में 4 करके ले आया हूँ. तो 4 यहीं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है. वही 4 वैल्यू जो है नहीं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ओके. तो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 25.13 रेडियन पर सेकेंड. So this is what the solution of the problem. Bye.